डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी पढ़ने वाले हैं। सनु वर्णा जल देवता हमारे लिए मंगलमयी हो। भारतीय सेना का समुद्रिक अंग, तो भारतीय सेना है उसका समुद्र का अंग है ये नौसेना। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के रूप में इंडियन मरीन संगठित के रूप में गठित हुआ। तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के रूप में ये गठित हुआ था। 1685 ईस्वी में इसका नाम बम्बई मरीन रखा। तो 1685 में इसका नाम बम्बई मरीन रखा और 1612 में गठित हुई। 1934 में इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया। तो 1934 में इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रख दिया गया। भारतीय सेना का प्रमुख अंग तो ये वही है। 1947 में विभाजन की शर्तों के अनुसार लगभग 1/3 सेना पाकिस्तान को चली गई। तो 1/3 सेना थी वो पाकिस्तान में चली गई, विभाजन हो गया तो 1947 में। ये भारतीय वायुसेना के कमांड स्थान है। वेस्टर्न कमांड मुंबई में है, जो पश्चिम वाला है वेस्टर्न कमांड मुंबई में है। फिर साउथ कमांड कोची में है, यहाँ कोची है तो कोची में है। फिर ईस्टर्न कमांड तो ये विशाखापट्टनम में है। यहाँ 3 कमांड है। अब इनकी रैंकें दी गई हैं तो इस तरह है। सबसे छोटी है जैसे सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडर, रियल एडमिरल और वाइस एडमिरल और एडमिरल। तो इस तरह से इनकी सेना के पद होते हैं। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडर, रियल एडमिरल और वाइस एडमिरल, एडमिरल। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल हैं जो 1978 में, भारतीय तटरक्षक बल को 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा भारत में एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में स्थापित हुए। तो कब हुआ? 1978 में तटरक्षक बल स्थापित हुए। गठन की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के अस्तित्व में आई। तो 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। तो तटरक्षक बल गठित हुआ। फिर रुस्तम जी समिति द्वारा एक तटरक्षक के लिए खाका तैयार किया गया। तो रुस्तम जी समिति जो थी, रुस्तम जी समिति द्वारा तटरक्षक के लिए खाका तैयार किया गया था। भारतीय तटरक्षक की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तटरक्षक बल ने क्या है, समुद्र के क्षेत्र में जो नियम है उनको लागू करने में भूमिका निभाई। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल खोज, बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन है तटरक्षक बल, और खोज करती हैं और बचाव करती हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तटरक्षक बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। भारत का समुद्री क्षेत्रों को 5 तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो क्षेत्र जो है समुद्री तटरक्षक, तो 5 तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम में है वो गांधीनगर है। तो भारत का नक्शा है जैसे भारत का नक्शा, तो उत्तर पश्चिम में गांधीनगर में है। फिर पश्चिम में मुंबई में है यहाँ, और पूरब में चेन्नई में है, पूरब में चेन्नई में है। उत्तर पूर्व में कलकत्ता में है और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये क्षेत्रीय तटरक्षक है। एक गांधीनगर, उत्तर पश्चिम गांधीनगर, फिर मुंबई में है, फिर चेन्नई में है, फिर कलकत्ता में है और अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये समुद्री तटरक्षक बल है। 5 कार्य क्या है? तो तस्करी को रोकना, तस्करी जो होती है किसी भी चीज़ की, तो तस्करी को रोकना, समुद्र की सुरक्षा बनाना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक सहायता, तो प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिक सहायता करना। फिर विमान वाहक पोत, तो जो विमान यहाँ उतारते हैं वो तो विक्रांत
विक्रांत जो बहुत बड़े जहाज हैं। तो विक्रांत 1996 से 97 में रिटायर्ड हो गया। ये 96-97 में विक्रांत रिटायर्ड हो गया, ब्रिटेन से खरीदा था। तो विक्रांत रिटायर हो गया। फिर विराट था जो 16-17 में रिटायर हुआ, ब्रिटेन से खरीदा था ये भी विराट भी। तो विक्रांत फिर विराट। अब विक्रमादित्य तो 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। रूस में एडमिरल गारशोका के नाम से जाना जाता है। तो विक्रमादित्य अभी लागू है 2014 से। विक्रमादित्य INS विक्रांत था जी। INS विक्रांत जब रिटायर हो गया है तो INS विक्रांत है जो यह भारत का स्वदेश से विक्रांत है। INS विक्रांत फर्स्ट है। ये भारत में स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत है। तो भारत में स्वदेश में विक्रांत फर्स्ट है जो स्वदेश में विकृत तब बना है, अमेरिका की सहायता से बना है। स्टोवार तकनीक यानी छोटे रनवे पर भी रोकने में सक्षम है। तो छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। इसके लिए भारत का पहला स्वदेशी विमान INS विक्रांत। तो INS विक्रांत है भारत का स्वदेशी। इस तरह है भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड में नेवी को सौंप दिया। तो कोची जो शिपयार्ड है उसमें नेवी को इसको INS को सौंपा। INS विक्रांत का डिजाइन और निर्माण सब भारत में ही हुआ है। तो INS विक्रांत का निर्माण और डिजाइन भारत में हुआ है। INS विक्रांत के साथ भारत विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता वाले देशों की लीग में शामिल होगा। तो विमान वाहक जो है उनको बनाने की क्षमता के साथ भारत के अब शामिल हो गया है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन इन लोग खुद बनाते हैं, तो भारत भी इसमें शामिल है। अधिकतम गति इसकी कितनी है? तो अधिकतम गति 30 समुद्री मील यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30 समुद्री मील 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 18 समुद्री मील की गति से 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है। शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है। तो शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है सूट वो भी इसमें मौजूद है। INS विक्रांत का निर्माण भारत के मुख्य औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। तो विक्रांत के जो निर्माण के पार्ट हैं तो औद्योगिक घरानों से 100 से अधिक घराने मतलब जगह से भारत में बने हैं और कुटीर उद्योग मध्यम उद्यम वाले लोगों ने बनाए हैं। स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके किया गया है इसका निर्माण। तो INS विक्रांत ज़्यादा ताकतवर है। तो जरूरी जानकारी है किसकी, यानी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकते हैं। INS अब विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य 1987 में एडमिरल गोथवा को सोवियत संघ की नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसे 1987 में सोवियत संघ में सेना में शामिल किया गया था, लेकिन विघटन के पश्चात 1996 में ये निष्क्रिय हो गया। तो जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उसके बाद ये निष्क्रिय हो गया काम करना, क्योंकि शीत युद्ध के बाद बजट से काम लेना बहुत ही महंगा पड़ रहा था। तो शीत युद्ध जब हो गया तो उसमें के बाद इसमें ये काम महंगा पड़ रहा था। इसने भारत पर ध्यान आकर्षित किया और जो अपनी विमान की क्षमता में इजाफा करने के लिए कोई सस्ता रास्ता तलाश रहा था।
फिर जनवरी 2004 को रूस और भारत ने जहाज के सौदे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2004 में तो जहाज सेवा मुक्त था, जबकि जहाज में सुधार और मरम्मत के लिए भारत द्वारा 800 मिलियन यूएस डॉलर अलावा विमान और हथियार प्रणालियों के लिए अतिरिक्त एक बिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया गया। तो भारत ने इसका 800 मिलियन यूएस डॉलर और 1 बिलियन और मतलब हथियारों के लिए इसका भुगतान किया और ये भारत में आया। इस तरह से है। रूस ने डीकमीशन्ड हो चुके एडमिरल गोसप्पा के नाम से जहाज को भारतीय नौसेना की ज़रूरत के हिसाब से एक ताकतवर हथियार में बदल दिया। तो भारतीय नौसेना की ज़रूरत थी उसको, तो आ गया। फिर 16 नवंबर 2013 को INS विक्रमादित्य गोसप्पा भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो भारत की नौसेना में 2013 में आ गया ये विक्रमादित्य। ये 44,500 टन भारी है। कितना? 44,500 टन भारी है। 284 मीटर लंबा है, 284 मीटर का लंबा है और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। ये MiG-29 और चेतक से युक्त है। MiG-29 इसमें रखी गई मिसाइल और चेतक रखी गई इनसे युक्त है। 7,000 से अधिक समुद्री मील या 13,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा तक की सामरिक गतिविधि की क्षमता से युक्त है। यह 30 समुद्री मील की इसकी गति 30 समुद्री मील है और पोत पर बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग 18 मेगावाट है। तो इसमें बिजली उत्पादन ही करता है तो 18 मेगावाट है। लंबी दूरी तक वायु में निगरानी करने वाले, तो लंबी दूरी तक वायु क्या है निगरानी करने वाले रेडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रक्षक चारों ओर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निगरानी करते। तो 500 किलोमीटर तक की निगरानी करने में सक्षम है। तो ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 से अधिक विमानों को ले जाने की क्षमता है। तो ध्रुव है और चेतक है, इस तरह के विमान इस पर उतर सकते हैं और ले जाने की इसकी क्षमता है। 1960 में ही भारतीय नौसेना को पहली बार विमान वाहक पोत सौंपा गया। तो कब? 1960 में भारतीय नौसेना को पहली बार विमान वाहक पोत सौंपे गए थे, जब ब्रिटेन से आयातित इस पोत का नाम विक्रांत था। तो पहले ब्रिटेन से आयातित था, उसका नाम विक्रांत था जब वो सौंपे गए थे। जो रिटायर हो चुके हैं, इसी का नाम पर स्वदेशी पोत का नाम विक्रांत रखा गया। फिर स्वदेश में जो निर्मित हुआ उसका नाम भी विक्रांत ही रखा गया। भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत विराट भी 1888 में ब्रिटेन से खरीदा गया था और दक्षिण यूरोपीय देशों ने भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं में गैर जरूरी विस्तार पर आरोप भी लगाया। गैर जरूरी है। विराट भी अब रिटायर हो चुका था और करीब एक दशक पहले मिला तीसरा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य। तो एक INS विक्रमादित्य मिला जो रूस से आयातित है। तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत, परमाणु मिसाइल जो ट्रैक कर सकता है, परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत इंडियन नेवी INS डरवी। तो देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO के सहयोग से बना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और DRDO के सहयोग से बना, लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। तो परमाणु मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। AESA यानी एक्टिव स्कैन्ड RID रेडार। इसमें रेडार है, इनसे लैस है, जिससे यह किसी भी परमाणु मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं एवं साथ ही परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की निगरानी
अन्य परमाणु मिसाइल हैं तो उनका परीक्षण होता है तो उसकी निगरानी करने में भी सक्षम है। समन देशों की पनडुब्बियों का पता लगाने पनडुब्बियों का पता लगाने, समुद्र तल का मानचित्र बनाने तो पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और समुद्री मानचित्र बना सकता है एवं अनुसंधान करने में सक्षम है। तो मिसाइल ट्रैकिंग शिपयार्ड से लैस भारत 5वां देश है। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और चीन है। उनके बाद देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिपयार्ड तो न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाला है। इस तरह की शिप वाला भारत 5वां देश है और यह किसी भी मिसाइल के सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। पनडुब्बी यानी सबमरीन। वर्तमान में भारत में 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। तो डीजल से चलने वाली 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं और एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी। तो परमाणु बैलिस्टिक जो है परमाणु से लैस वही पनडुब्बी है तो वो एक है। और 15 डीजल से चलने वाली हैं। भारतीय अधिकांश पनडुब्बियां 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। तो भारत की जो अधिकांश पनडुब्बियां हैं 25 साल से भी पुरानी हो गई हैं। तो डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं INS सिंधु घोष, INS शिशुमार, INS कलवरी, INS बगीर, INS सिंधु ध्वज, INS खंडेरी। तो इसमें सिंधु ध्वज, शिशुमार, INS कलवरी, INS बगीर, INS सिंधु ध्वज और INS खंडेरी। सिंधु घोष है जो सिंधु ध्वज है। शिशुमार, कलेरी, बगीर और खंडेरी। फिर नाविक परमाणु नाभिकीय पनडुब्बियां तो INS अरिहंत और अरिघात ये नाभिकीय पनडुब्बियां हैं। अरिहंत, अरिघात। डीजल पनडुब्बियां क्या है? INS जैसे सिंधु घोष है तो रूसी तकनीक से विकसित है। रूस की तकनीक से विकसित है। इसकी गति 17 नॉटिकल प्रति घंटा यानी 17 नॉटिकल माइल चलती है प्रति घंटे, 1 घंटे में। टॉरपीडो मिसाइल तैनात है इसमें। टॉरपीडो जो है मिसाइल इस पर तैनात है INS सिंधु घोष पर। इसमें 2 पेरिस्कोप हैं जिससे पानी के अंदर रहते हुए समुद्र से बाहर की तस्वीरें देख सकती है। तो 2 पेरिस्कोप हैं, समुद्र में रहते हुए तस्वीरें बाहर की देख सकती है। INS सिंधु घोष। INS शिशुमार INS सिंधु घोष की तुलना में छोटी है। तो शिशुमार जो है वो सिंधु घोष से छोटी पनडुब्बी है। ये सिर्फ शिशुमार पनडुब्बी में इमरजेंसी या एक्टिव किट है। तो इमरजेंसी में एक्टिव किट है जिसकी मदद से एक साथ सभी लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जिसकी मदद से एक साथ सभी लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। INS शिशुमार जो है जर्मन की तकनीक से विकसित है। तो वो कहीं और रूस की तकनीक से आई थी। INS सिंधु घोष रूस की तकनीक से आई थी। सिंधु घोष। शिशुमार क्या है? जर्मनी की तकनीक से विकसित है। भारतीय नौसेना में सबसे पुरानी और घातक पनडुब्बियों में से एक है। तो INS शिशुमार जो है पुरानी है और घातक भी है और इसकी गति 18 नॉटिकल प्रति घंटा है। उसकी सिंधु घोष की 17 नॉटिकल प्रति घंटा थी। उसकी 17 थी, इसकी 18 नॉटिकल प्रति घंटा है। शिशुमार जर्मनी से आई है। शिशुमार जो है सिंधु घोष की तुलना में भी छोटी है। यही सब बताया गया है। इसका प्रथम उद्देश्य दुश्मन के व्यापार। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुश्मन के व्यापार और ऊर्जा मार्गों पर नज़र रखना है। तो दुश्मन के जो व्यापार होते हैं, ऊर्जा के मार्ग हैं, उन पर नज़र रखता है और अपने क्षेत्र को लॉक करना और युद्धरत उपकरणों की रक्षा करना। तो युद्धरत जो उपकरण है उसकी रक्षा करती है। अब है प्रोजेक्ट
1135.6। तो प्रोजेक्ट 1135.6 जो भारत रूस रक्षा सहयोग से बनी है। तो भारत रूस रक्षा सहयोग से है। तो भारत और 1135.6 भारत रूस रक्षा सहयोग है। 2016 में भारत रूस के बीच 4 स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण का समझौता हुआ है। इसमें 2 युद्धपोत रूस में और 2 भारत में GSL द्वारा बनाए गए हैं। तो 2 रूस में और 2 भारत में। तपस्या इस परियोजना का अंतिम युद्धपोत और GSL से निर्मित दूसरा है। जो तपस्या जो है इस परियोजना का युद्धपोत GSL से निर्मित है। पहला युद्धपोत जो है त्रिपूत जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ। तो पहला युद्धपोत त्रिपूत है 2024 में लॉन्च हुआ। नौसेना का स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या। नौसेना का स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या भारतीय नौसेना द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो भारत की जो नौसेना है, नौसेना द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉल ऑन स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण हुआ। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में दूसरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है 1135.6 स्टील फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण हुआ। तपस्या का शाब्दिक अर्थ भीम की गदा है। लंबाई इसकी 24.8 मीटर, चौड़ाई 32। तो ये सब मायने रखते हैं, बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। डाफ्ट पानी की गहराई है। अधिकतम 28 नॉट्स है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। यानी कुल स्थापना 308। तो ये क्या था, नौसेना का स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या। स्वदेशी फ्रिगेट से बना है ये तपस्या है ये। पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टॉरपीडो के साथ साथ एंटी-शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है इसकी। तो पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी पानी के नीचे सतह पर पनडुब्बी पानी के नीचे सतह पर टॉरपीडो के साथ एंटी-शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तो टॉरपीडो से क्या है वो देख सकता है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS कंजर, INS बेला, INS बगीर इस प्रकार की अन्य डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं। फिर परियोजना 15V प्रोजेक्ट यानी 15V प्रोजेक्ट चल रहा है। परियोजना 17A चल रही है। 17A प्रोजेक्ट। तो पनडुब्बियों में पानी के नीचे या सतह पर टॉरपीडो के साथ एंटी-शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। तो जो सबमरीन है पानी पनडुब्बी के नीचे, तो दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। इनमें कलवरी, INS खंडेरी, INS कंजन, INS बेगा, बलगिरी इस प्रकार की अन्य डीजल वाली पनडुब्बियां हैं। तो इन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं जी। परियोजना 17A के तहत INS सूरत और INS नीलगिरी युद्धपोत। INS सूरत और INS नीलगिरी युद्धपोत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। तो मझगांव जो डाक शिपयार्ड लिमिटेड है, यह स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। स्वदेश से निर्मित युद्धपोत है। भारतीय नौसेना को सुपुर्द है। INS सूरत परियोजना 15V है।
INS नीलगिरी परियोजना 17A है। तो INS सूरज जो परियोजना में 15B में है, INS नीलगिरी 17A में परियोजना जो चल रही है उसमें है। INS बागसीर, INS बागसीर तो मझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS बागसीर सौंप दी गई है। तो मझगांव शिपयार्ड द्वारा अंतिम जो पनडुब्बी मिली है वो INS बागसी है। INS बागसी वो मिली है। INS बागसी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्माण किया गया। तो मझगांव शिपयार्ड जो है मुंबई द्वारा लिमिटेड उसके द्वारा निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कलवरी श्रेणी है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं। तो डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं। बगीर नामक मछली के नाम पर रखी गई है। कंजर, बेला, खडेरी और बक्सीर और कलवरी इस प्रकार की अन्य पनडुब्बियाँ हैं। तो इस प्रकार की अन्य पनडुब्बियाँ भी इसमें हैं। INS बागसीर तो मझगांव शिपयार्ड द्वारा भारतीय नौसेना में INS सौंप दी गई है। ये तो हो गया है। फिर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। कलवरी श्रेणी भारतीय नौसेना के लिए डीजल और इलेक्ट्रिक से चलित आक्रमण क्षमता वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। तो डीजल इलेक्ट्रॉन से चलती है और आक्रमण क्षमता वाली है कलवरी श्रेणी। नाभिकीय पनडुब्बी भारत द्वारा रूस से खरीदी गई चक्र नामक नाभिकीय पनडुब्बी का उपयोग किया जा रहा है। तो भारत द्वारा रूस से खरीदी गई है और नाभिकीय पनडुब्बी का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत द्वारा स्वदेशी रूस से खरीदी जा रही है नाभिकीय पनडुब्बी। भारत द्वारा स्वदेशी स्तर पर INS अरिहंत स्वदेशी रूप से नाभिकीय जो पनडुब्बियाँ हैं उसमें अरिहंत और INS अरिहंत और अरिहंत नामक पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा है। तो अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला। तो अरिहंत है उसका मतलब दुश्मन को नष्ट करने वाला। INS अरिहंत यह जल, थल और नभ को मार करने की क्षमता रखती है। तो जल में, थल में और नभ में मार करने की क्षमता रखती है अरिहंत। यह न्यूक्लियर टार्ड भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है तीनों स्तर की सुरक्षा। अरिहंत है। INS अरिहंत की खबरें हैं कि जल, थल, नभ में परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। 6000 टन है और INS अरिहंत का वजन है। तो 6000 टन इसका वजन है अरिहंत का 6000 टन। अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर की मिसाइलें हैं। तो अरिहंत जो है 750 किलोमीटर है और 3500 किलोमीटर तक की इसकी मिसाइलें हैं। कलाम के नाम पर मिसाइलों को कोड नेम दिया गया है। तो कलाम मिसाइलें पर रखी गई हैं। 15 मिसाइलें तक मार करने की क्षमता है। तो 15 मिसाइलों तक ये 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 4 बैलिस्टिक, इसमें 15 मिसाइलें हैं उसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। तो इनको बनाने के बाद भारत छठा देश बन गया जिसके 5 तरह की पनडुब्बी हैं। अन्य 5 देश में क्या है? अमेरिका है, रूस है, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस भी है।
अब है आईएनएस अरिघाट, अरिहंत थी, अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। तो अरिघाट जो है अरिहंत की दूसरी श्रेणी की है। ये बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भारत द्वारा निर्मित की जा रही है दूसरी पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक, दूसरी परमाणु ऊर्जा जो ले जाएगी वो दूसरी वाली है। ये पहली अरिहंत है मिसाइल पनडुब्बी, इसका नाम आईएनएस अरिदमन, मूल नाम अरिदमन था और अरिघाटक है। वह टारपीडो, अब टारपीडो है जो टॉरपीडो एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र है। तो स्वयं से चलने वाला विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। तो जल की सतह के ऊपर या फिर नीचे दाग सकते हैं। यह प्रक्षेपास्त्र जल की सतह के नीचे ही चलता है और लक्ष्य से टकराने से अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। तो लक्ष्य जो है वो तो लक्ष्य के समीप आता है या उससे टकराता है तो विस्फोट हो जाता है टारपीडो। ये समुद्र की सतह पर जहाज का दूसरा सबसे आक्रमण कर सकता है। तो समुद्र की सतह पर एक जहाज पर दूर से क्या है आक्रमण कर सकता है। साथ ही जहाज पनडुब्बी पर तथा पनडुब्बी जहाज पर वायुयान से पनडुब्बी और जहाज दोनों पर इसके आक्रमण किए जा सकते हैं। तो वायुयान से पनडुब्बी वायुयान से कर सकते हैं इसको, या जहाज से, दोनों से इससे आक्रमण कर सकते हैं। टारपीडो वरुणास्त्र, ये स्वदेश निर्मित है। टारपीडो वरुणास्त्र है जो स्वदेश में निर्मित है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। यह पनडुब्बी रोधी टारपीडो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेजता है। तो जीपीएस की मदद से लक्ष्य को भेजता है पनडुब्बी रोधी। टॉरपीडो समुद्र की सतह पर जहाज से दूसरे जहाज में आक्रमण कर सकता है। जहाज पनडुब्बी जी सब पढ़ चुके हैं। और वायुयान से पनडुब्बी में और या फिर जहाज दोनों से एक क्या कर सकता है आक्रमण कर सकता है। अभी तक भारतीय नौसेना विदेश से खरीदे गए टारपीडो का इस्तेमाल कर रही थी। तो भारतीय नौसेना विदेश से खरीदे गए टारपीडो का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वरुणास्त्र के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना स्वदेशी विध्वंसक से लैस हो चुकी है। तो भारतीय नौसेना जो है वो स्वदेशी विध्वंसक से लैस हो चुकी है। टारपीडो मारीच तो स्वदेश निर्मित है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। 250 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो टारपीडो मारीच जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित है, मारीच है, 250 तो है। तो दुश्मन की लोकेशन मिलते ही मरीच को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद ये अपनी सतह बदले हुए रॉकेट लॉन्च करता है। तो अपनी सतह बदले हुए रॉकेट लॉन्च करता है ये। इसे कुल 10 रॉकेट लॉन्चर हैं। तो 10 रॉकेट लॉन्च हैं। इससे निकलने वाली किरणें दुश्मन को भ्रमित करती हैं और इस बीच सबमरीन अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन की सबमरीन को टारगेट कर लेती है। तो जो सबमरीन है वो दुश्मन को टारगेट कर देती है। ऑकस समझौता में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका ने 2021 में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की है। तो ऑकस समझौते में ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका ने त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिससे ऑकस का संक्षिप्त नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया हेतु अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का साझाकरण सुनिश्चित करना। तो अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। यह इंडो पैसिफिक उन्मुखीकरण है, यानी जो भारतीय हिंद महासागर है उसमें दक्षिण चीन सागर में चीन की मुख्य प्रमुख कार्रवाइयों के खिलाफ एक गठबंधन बन रहा है। तो चीन के खिलाफ ये गठबंधन बनाया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। 2021 में त्रिपक्षीय सुझाव समझौते की घोषणा की गई और ऑस्कस का संक्षिप्त नाम दिया गया है उसे। 2021 में समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी हासिल करने की मदद करेंगे। तो ब्रिटेन करेगा और अमेरिका करेंगे ऑस्ट्रेलिया को कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी देंगे। अब है MTCR, तो ये संधि है MTCR, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। तो मिसाइल की प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था वर्ष 1987 में ग्रुप 7 के देशों द्वारा किया गया एक समझौता है। तो 1987 में हुआ, ग्रुप 7 के देशों ने किया। वर्ष 2016 में भारत इसका सदस्य बना। तो 2016 में भारत इसका सदस्य बन गया। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल तथा इस प्रकार के परमाणु परीक्षणों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना। तो बैलिस्टिक मिसाइलों तथा इस प्रकार के परमाणु परीक्षण जो है, परमाणु परीक्षण के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिसका हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जिनका हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उस प्रकार की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु परीक्षण इस प्रकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है, प्रयोग किया गया है। वर्तमान में MTCR के तहत 35 देश शामिल हैं और भारत भी एक है। चीन, पाकिस्तान MTCR के सदस्य नहीं है। तो चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं, भारत इसमें है। तो भारत इसमें शामिल है। वस्तुतः MTCR कोई संधि नहीं है और न ही भागीदारों यानी सदस्यों पर कानूनी रूप से कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं है। तो बाध्यकारी दायित्व भी नहीं है और न कोई संधि नहीं है। बाध्यकारी दायित्व नहीं थोपती है, बल्कि यह विभिन्न देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनैतिक समझ पर सहमति है। तो अनौपचारिक है, राजनीतिक है और सहमति है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रसार को सीमित करने चाहती है। यानी मिसाइल की जो प्रौद्योगिकी है उसको सीमित किया जाए तो उसके लिए है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता। तो बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उसके प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता है। तो इसका नाम, अन्य नाम बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों का जो परीक्षण होता है, इस तरह वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा ऊपर तक जाती हैं, तो उनके प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता है। 2002 में यह राजनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकना और बाध्यकारी नहीं है जी। तो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग को रोकना है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो रक्षा के लिए अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जो है, रक्षा के लिए विकास संगठन DRDO 1982 में। तो कब 1982 से ही मिसाइल विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रमुख गतिविधियां रही हैं। तो 1982 से मतलब विकास की मिसाइल विकास की रक्षा प्रौद्योगिकी रही है। DRDO की आरंभिक जिम्मेदारी देश में सैन्य बलों के लिए अत्याधुनिक अस्त्रों के विकास हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करना। तो उन्नत अस्त्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है, अनुसंधान करना, ताकि हमें अपने प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं पर एक निश्चित बढ़त मिल सके। तो 1982 में है, 1982 से बनी है। फिर DRDO थल सेना, वायुसेना और नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा तंत्र में आत्मनिर्भर वृद्धि के लिए कार्य करती है। तो आत्मनिर्भर बने भारत इसके लिए कार्य करती है जी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है रक्षा मंत्रालय की स्थापना 1958 में हुई। 1958 में स्थापना हुई और 1982 जो तक कार्य कर रही है। अन्य कार्य क्या है, तो दवाएं के लिए कार्य कर सकती है और वायु शौचालय इसने बनाए हैं। अध्यक्ष D समीर कामत। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये कंपनी है एक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो
तो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। तो भारत की जो है भारतीय एयर स्पेस और एयर स्पेस रक्षा कंपनी है हिंदुस्तान एयर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1940 में हुई थी। बालचंद हरिचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में सरकार ने कंपनी की 13 हिस्सेदारी खरीद ली। सरकार ने क्या है 13 हिस्सेदारी की 13 शेयर यानी खरीद लिए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में रक्षा मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय में है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति 1951 में रक्षा मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय में आई। 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय। तो एयर लिमिटेड जो थी हिंदुस्तान एयर लिमिटेड का एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय हो गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बन गई। देश के लिए सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण किया। जो सेना के लिए हेलीकॉप्टर है और विमान है वो बनाती है ये कंपनी। फिर मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है। तो इसकी स्थापना 1934 में हुई। 1960 में भारत के पूर्णतया नियंत्रण में, तो ये भी 1960 में नियंत्रण में आई और 34 में इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपकरण है। तो रक्षा मंत्रालय उसका एक सार्वजनिक उपकरण है। स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। स्वदेशी युद्धपोत है जहाज, तो उनका निर्माण करना मझगांव शिपयार्ड मुंबई में है। तो इसका उद्देश्य है। गॉर्डन रिच शिपयार्ड, तो गॉर्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड। तो गॉर्डन रिच शिपयार्ड एवं इंजीनियर लिमिटेड है। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई और रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है। मिनी रत्न कंपनी है। स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। तो ये मिनी रत्न ही है कंपनी, छोटी कंपनी है। फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तो भारत के पश्चिम तट पर 1957 में मिनी रत्न कंपनी गोवा शिपयार्ड भी मिनी रत्न है। समुद्र की रक्षा के लिए उच्च तकनीक युद्ध जहाज़ों का निर्माण करना है। तो युद्ध जहाज हैं जो युद्ध में रहने वाले जहाज उच्च क्षमता की तकनीक से निर्माण करती है। ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड अब है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्वदेशी जलयानों को बढ़ावा देने, स्वदेश के जो जलयान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य सिंधिया शिपयार्ड के नाम से बनी थी 1941 में। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड सिंधिया शिपयार्ड के नाम से 41 में स्थापना हुई थी। 2010 में रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्रालय अब 2010 में आ गया है कि पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र के लिए जलपोतों का निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत करना। तो पूर्वी समुद्र में है यानी पूर्वी तट पे, यहाँ पूर्वी तट पे है, भारत के पूर्वी तट पे है और पनडुब्बियों की मरम्मत करती है और उसका मुख्य उद्देश्य है मरम्मत करना। हिंदुस्तान शिपयार्ड थी। अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर्स, राष्ट्रीय कैडर कॉर्प्स, तो ये एनसीसी के बारे में है। इसका गठन 1948 में HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर हुआ था। तो 1948 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1948 में गठन हुआ। नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक करते थे। तो इसका नेतृत्व जो 3 रैंक के सैन्य रैंक के महानिदेशक हैं वो करते हैं। ये हाई स्कूल कॉलेज स्तर पर कैडरों का नामांकन करता है तथा इन चरणों में पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है।
एनसीसी कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते, बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सशस्त्र बलों उनके काम काज से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बुनियादी बातें भी शामिल हैं। विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियां। सैन्य प्रशिक्षण शिविर एनसीसी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण है। तो सैन्य प्रशिक्षण है और सतह है जो एनसीसी प्रशिक्षण का एक पहल है। सेक्टर समिति 2015। लेफ्टिनेंट जनरल वीडी सेक्टर सेवानिवृत्त अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा व्यय के पुनर्संतुलन और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के उपक्रमों हेतु सिफारिश करने के लिए एक समिति गठन किया। तो सिफारिश के लिए एक समिति गठन हुआ। सिफारिशें के तो शांत क्षेत्र में सैन्य फोर्स और सेना के पोस्टल प्रतिष्ठानों को बंद करना है। सेना में लिपिक कर्मचारी, ड्राइवरों, भर्तियों के मानकों में वृद्धि और राष्ट्रीय कैडेट कोर की दक्षता में सुधार। 1773 सीमावर्ती तटीय जिलों के कुल 1 लाख कैडरों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इसमें 1/3 से संख्या में लड़कियां होंगी। सीमा सड़क संगठन इसकी स्थापना 17 मई 1960 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सड़क निर्माण एजेंसी है। सीमा क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका है। पूर्व और पश्चिमी सीमा में सड़क निर्माण में रखरखाव कार्य करता है। भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का काम करता है। सीमा सड़क संगठन वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 आई। और किस तरह से हथियारों का मतलब वो हुआ। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई वर्ष 2019 में नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति स्वीकार की गई। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। तो इसमें भी रक्षा क्षेत्र में भी निवेश मतलब एफडीआई की अनुमति दी गई, 74% दी गई है। सरकारी मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100% हुई। तो सरकारी जो मार्ग है उसके माध्यम से आता है तो एफडीआई 100% छूट दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के शर्त को जोड़ा गया है। राष्ट्र की मतलब शर्तें भी जोड़ी गई हैं। स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची इसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी है। रक्षा निर्माण से जुड़े 350 से अधिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध है। तो सकारात्मक मतलब स्वदेशी सूची है। इसमें क्या 350 से अधिक उपकरण हैं, अब आयात नहीं होंगे यानी प्रतिबंध लगा दिए। तथा रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया है कि भारत में ही बनाए जाएंगे। किसी रक्षा उत्पाद को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में सम्मिलित करने का तात्पर्य किसी भी जो स्वदेशी रक्षा उत्पाद है उसको स्वदेशीकरण में शामिल करने का तात्पर्य उस उत्पाद की केवल घरेलू स्तर पर ही आपूर्ति अर्थात किसी भी स्थिति में उस रक्षा उपकरण का आयात नहीं किया जाएगा और घर में ही मतलब भारत में ही बनाए जाएंगे। फिर SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सैन्य व्यय करने में भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरा स्थान है। तो सेना में व्यय करता है भारत तो ये तीसरा स्थान है मतलब भारत व्यय करता है, जबकि चीन तो अब आयातक से निर्यातक बन चुका है।
भारत सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगा है। तो रक्षा मंत्रालय स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन को भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रक्षा उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब इन उपकरणों को किसी देश से नहीं खरीदा जा सकेगा, बल्कि इनकी आपूर्ति घरेलू स्तर पर की जाएगी। तो घरेलू स्तर पर बनेंगे। विदेशी सैन्य उपकरणों की आयात पर यह प्रतिबंध 2020 दिसंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। 2025 तक ये चरणबद्ध तरीके से लागू हुए। भारत की रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वर्तमान में बड़ी मात्रा में विदेशी वस्तुओं उपकरणों का आयात किया जाता है। तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, और इसमें भारतीय वेंडर को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया जो एक भारतीय नागरिक के स्वामित्व नियंत्रण में हो। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया है जो भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में हो। ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से अधिक न हो। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, रक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन। भारतीय नौसेना वायुसेना में स्वीकृत पद लिंग तटस्थता है। भारतीय सेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं को शामिल करने की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। तो ना शामिल करने की शुरुआत 1991 में की गई थी। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई है। फिर पहली बार 2022 में अग्निपथ योजना के तहत नाविकों की प्रविष्टियों के लिए महिलाओं को भी भर्ती की जा रही है। तो 2022 से अग्निपथ योजना में नाविक में भी भर्ती की जा रही है। 20% रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 20% भारत में आरक्षित है। थल सेना नौसेना में महिला अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रतिशत 3.8 से 6 हो गया है। वर्ष 2000 में कमीशन प्राप्त करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल मातली मधुमिता 2010 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के दौरान दिखाए गए अपने निर्बाध साहस। तो 2010 में अपने काबुल में जो भारतीय दूतावास पर हमले हुए उसमें साहस के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय पहला महिला अधिकारी बनी। भारत में परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष और परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति क्या है? तो भारत द्वारा 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम का ऑपरेशन के तहत अपना परमाणु परीक्षण किया भारत ने। तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य देश द्वारा किया गया परमाणु हथियारों का पहला परीक्षण है। तो गैर जो है 5 जो सदस्य हैं उनके अलावा भारत ऐसा देश है पहला जो जिसने परमाणु परीक्षण किया है। दूसरा परीक्षण 11 मई 1998 भारत ने पहला 74 में किया 1974 में, और दूसरा परीक्षण 1998 में पोखरण में 5 परीक्षणों की एक श्रृंखला के साथ ऑपरेशन शक्ति के साथ 1998 में किया। फलस्वरूप भारत परमाणु क्षमता से संपन्न देश बना। तो भारत की परमाणु नीति क्या है? तो वर्ष 2003 में भारत द्वारा परमाणु नीति घोषित की गई। 2003 में घोषित की गई। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है, यानी पहले उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेंगे जब तक वो शत्रु देश भारत पर हमला नहीं करता है। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त करेगा कि दुश्मन के मन में
भय ना माने, तो दुश्मन के मन में जो है भय ना हो, भय बनाए रखेगा, मतलब इतना करेगा। इन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उन्हें खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जिनके पास है नहीं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर परमाणु हमले की कार्यवाही करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो ही इसका उपयोग करेंगे। हालांकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी है। परमाणु कमांडर हैं तो उनका सहयोग इसमें जरूरी है। यदि भारत के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भारत के जो सुरक्षा बल हैं उनके खिलाफ कोई रसायन या जैविक हमले करे तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प रखेगा। भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता है। परमाणु मुक्त विश्व बनाने की समर्थन करता है तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निरस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ा रहा है कि भेदभाव ना हो, सब कोई हो। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े थे। भारत के पहले स्वदेशी उपकरण प्रक्षेपास्त्र, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है, उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला लॉन्च व्हीकल होता है जो इस तरह से, तो उसे SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहला प्रक्षेपास्त्र जो था SLV-3 के निर्माण में उन्होंने भूमिका निभाई। फिर 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो रोहिणी उपग्रह भी अंतरिक्ष में उन्होंने प्रक्षेपित किया पहला। स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल, स्वदेशी लक्ष्य को भेदने वाली गाइडेड मिसाइलों को डिजाइन किया। जैसे अग्नि है, पृथ्वी, जैसे प्रक्षेपास्त्र हैं तो अग्नि है, पृथ्वी है, स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, तो 92 से 99 के बीच में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। तो सुरक्षा और विकास का जो विभाग है, विकास विभाग के सचिव थे। फिर पोखरण में दूसरी बार, तो पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ। परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। तो पोखरण की दूसरे जो परमाणु परीक्षण के साथ मिलकर काम किया। इस तरह भारत में परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की इन्होंने। 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए। तो 1982 में रक्षा के जो अनुसंधान करता है, तो पहले अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में थे, फिर 1982 में रक्षा अनुसंधान के निर्देशक के तौर पर आए। उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। तो गाइड जो मिसाइल हैं उन पर ध्यान किया और अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को है। तो अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं। फिर पद्म भूषण 1981 में दिया गया, पद्म विभूषण 1990 में, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1997 में, यानी भारत रत्न उन्हें 1997 में दिया गया। तो 81 में भूषण और 90 में पद्म विभूषण और 97 में भारत रत्न दिया गया। भारत की मिसाइल वूमेन डॉक्टर टेसी थॉमस, तो भारत की जो मिसाइल वूमेन है मिसाइल के क्षेत्र में, तो डॉक्टर टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वूमेन टेसी थॉमस। जन्म इनका 1963 में केरल के अलाप्पापुच्छा में हुआ। मदर टेरेसा के नाम से इन्हें टेसी नाम दिया गया। 1988 में DRDO में आएंगे। तो 1988 में DRDO में आई, DRDO में, और नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है नई पीढ़ी की, अग्नि के डिजाइन और विकास का काम किया। तो नई बैलिस्टिक मिसाइलों का इन्होंने काम किया। 3000 किलोमीटर की रेंज की अग्नि 3 मिसाइल परियोजना के सहयोगी परियोजना निर्देशक भी रही। तो अग्नि 3 मिसाइल हैं जो उनकी परियोजना की सहयोगी निर्देशक थी। और
में मिसाइल अग्नि 4 की परियोजना के निदेशक थी। 2009 में 5000 किलोमीटर रेंज वाली 5 अग्नि 5 है, उस परियोजना की भी निदेशक थी। तो अग्नि 3 की, अग्नि 4 की, अग्नि 5 की ये निदेशक रही। तो ये जन्म हो गया ये वर्णन। 2012 में टेसी थॉम को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और 2018 में DRDO में वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक बनी। भारतीय विज्ञान के सबसे बड़े पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 2022 में लोकमान्य तिलक भी पुरस्कार, तो लाल बहादुर भी मिला इन्हें और राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है। मिलिट्री एक्सेस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है इसमें, विमान पत्तन अथवा विमानों के यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ नैकोटिक्स की पहचान, वर्षण का मॉनिटर या पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग गतिविधियां, रेडार का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, सभी तीनों में किया जा सकता है रेडार का उपयोग। परंपरागत रूप से रेडार का उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, मौसम की निगरानी, नौवहन के लिए किया जाता है। यात्री पहचान के लिए इसके उपयोग में मौजूद तकनीक का अनुप्रयोग शामिल है। तो यात्रियों को भी पहचान के लिए मौजूद तकनीक का उपयोग शामिल है। मिलीमीटर वेव रेडार स्कैनर का उपयोग। तो मिलीमीटर स्कैनर का उपयोग हवाई अड्डे पर शारीरिक संपर्क से सुगत वस्तुओं जैसे स्वापक पदार्थ का पता लगने के लिए किया जाता है। 60 के दशक में रेडार प्रणाली जीवों का अध्ययन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। ये 5वीं पीढ़ी के जो विमान हैं, उनके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान राफेल, मैग्नाइस और तेजस MK1। तो ये सभी तीनों हैं, नहीं इनमें से कोई नहीं है, 5वीं पीढ़ी का कोई नहीं है।